हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया है। हमने कौन से टॉपिक्स को कवर किया? देखो, हमने हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बायोडाइवर्सिटी देखी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उस डाइवर्सिटी में आप कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ोगे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेराइटीज, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि मैम वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको कैसे पढ़ें। चलो, इसका सॉल्यूशन भी किया कि वी क्लासीफाई। हम कुछ बेसिस उठाते हैं, हम कुछ एक तरीका उठाते हैं, एक सिद्धांत उठाते हैं कि इन बेसिस पर आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। हमने उन बेसिस पर उठाए, जैसे कि साइज एंड शेप कैसी है, कितने सेल्स का बना हुआ है, कहाँ रहता है, कैसे खाना खाता है। ठीक है, तो सेलुलैरिटी हो गई, उसका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नेचर हो गया, उसका साइज शेप हो गया, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, उसका हैबिटेट हो गया। उस बेसिस पर एक साइंटिस्ट था विटेकर, ही हैज गिवन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उस किंगडम को पढ़ने से पहले हमने हियरार्की देखी। हियरार्की मतलब बड़े से लेके छोटे पे जाओ, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे KPCOFGS, के किंगडम, P फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसका एक किंगडम होगा, देन उसका फाइलम होगा, देन उसकी क्लास होगी, देन उसका ऑर्डर होगा, देन उसका फैमिली होगी, देन उसका जीनस होगा, देन उसका स्पीशीज होगी। जैसे इंडिया एक कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर सिटी है, सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर घर है, और घर के अंदर आप लोग कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है। किसी भी स्पीशीज का होता है। घर तो कैट का भी हो सकता है, डॉग का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपके मामा जी का भी हो सकता है, चाचा जी का भी हो सकता है, आपके पापा का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, डॉग्स आर वन ऑफ द स्पीशीज, कैट्स आर वन ऑफ द स्पीशीज, पर वो किसी ना किसी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली को क्रॉस करके ही स्पीशीज में आई है। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया। ठीक है, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है, स्टार्टिंग वाला फॉर्म है, कुछ ज्यादा खास नहीं है उसके अंदर। मोनेरा के बाद हम प्रोटिस्टा पर आए। प्रोटिस्टा में डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैसे आप डे बाय डे आगे चलते जाओगे एवोल्यूशन के हिसाब से, देखो, अगर कोई कंटेंट हमने पहले पढ़ा है, दैट मीन उसका डेफिनेटली इंटरलिंक दूसरे कंटेंट के साथ है। इफ वी हैव डिस्कस्ड एवोल्यूशन अर्लियर, देन यू हैव टू मार्क द इंटरलिंक ऑफ दैट टॉट एवोल्यूशन इन दिस करंट क्लास। अगर मैंने तब आपको एवोल्यूशन पढ़ाया है, तो ये जो आप दिन ब दिन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखते हो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये एवोल्यूशन के अंदर ही आता है। मोनेरा में जो नहीं था वो प्रोटिस्टा में आया, प्रोटिस्टा में जो नहीं था वो फंगाई में आया, फंगाई में जो नहीं था वो आपको प्लांट्स में मिलेगा, और प्लांट से भी बेहतरीन ऑर्गेनिजम्स हम लोग आएंगे एनिमल्स के अंदर। हम लोग किसके अंदर आएंगे? एनिमल्स के अंदर। उसमें भी न जाने कितने सब क्लासिफिकेशन को क्रॉस करके आप अपने बारे में पढ़ोगे। मीन्स ह्यूमन बींग्स आर द हाईली एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने क्या बोला? ह्यूमन बींग इज हाईली एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज दे केम लास्ट after crossing the whole procedure and time taking evolution, because they crossed the time taken evolution। तो इसमें नहीं था, इसमें डाला, डालते डालते आप में सब परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। यू आर नॉट डिवॉइड ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो कि आप बोलोगे अरे मोनेरा में है, मेरे में नहीं है। नहीं भाई, तुम्हारे में ही सब कुछ है। तो ह्यूमन बींग्स या लास्ट में जो हम एनिमल किंगडम उठाने वाले हैं, इज द मोस्ट डेवलप्ड क्रिएचर, इज द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस होल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमने अभी तक मोनेरा कंप्लीट कर लिया था, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया था, फंजाई कंप्लीट कर लिया था। फंजाई के बाद हम प्लांट्स पे आ गए थे। प्लांट्स में हमने कौन से सब क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़े थे? ये बॉडी डिफरेंशिएशन, बियरिंग सीड्स या फिर सीड्स के ऊपर कवरिंग है कि नहीं है। तो वी हैव कंप्लीटेड थैलोफाइटा, वी हैव कंप्लीटेड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगैम्स।
तो लास्ट टॉपिक जो मैंने छोड़ा था वो किस पे छोड़ा था? मैंने फेनेरोगैम्स पे छोड़ा था। किस पे छोड़ा था? फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स क्या क्या बिगिनिंग कर रहे हैं? फेनेरोगैम्स ने बिगिनिंग कर दी कि बॉडी इज टोटली एंड कंप्लीटली डेवलप्ड एंड डिफरेंशिएटेड, वैस्कुलर टिश्यू अप टू डेट, टॉलनेस वेरी नाइस, ठीक है, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वेरी गुड। अब हमने ये बात बोली थी कि दे आर सीड बेयरिंग। इनमें क्या होता है? सीड बेयरिंग होती है, इनमें सीड्स होते हैं। सीड्स होने का मतलब है दे हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकॉज सीड इज इंक्लोज्ड इन द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रोडक्शन बिटवीन द टू पार्टनर्स। मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, सीड बनेगा, सीड फाइनली गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, मींस वन प्लांट रिप्रोड्यूस्ड अनदर प्लांट, ठीक है। तो फेनेरोगैम्स में बहुत सारी चीजें आपको फाइनली डेवलप्ड मिल चुकी हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं, इसको थोड़ा सा अगर एक समरी वाइज में कैरेक्टराइज करें तो बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड, बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, बॉडी क्या है? बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड है। दूसरा वैस्कुलर टिश्यूज, एक एक पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं हम? बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं आगे। वैस्कुलर टिश्यूज आर वेरी डेवलप्ड, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप्ड होने के कारण दे आर टॉल एंड स्ट्रक्चरली साउंड ठीक है। एक चीज और क्या आ गई है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो चुके हैं, जो कि पहले तीनों में क्या थे? हिडन थे ना, क्रिप्टोग्रामी थी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड, अब डेवलप्ड हो चुके हैं तो आपको क्या है? सीड मिल रहा है, सीड विद इन एम्ब्रियो, सीड विद इन एम्ब्रियो। अब क्या है देखो, फेनेरोगैम्स में यू हैव टू कैटेगरीज, फेनेरोगैम्स में यू हैव टू कैटेगरीज। कौन सी दो कैटेगरीज है स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या है? सीड बेयरिंग है। फेनेरोगैम्स क्या है? सीड बेयरिंग, जो कि थैलोब्रायोटेरिडो में नहीं था पर इसमें आ गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है? दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। एक तो आएगा सीड बना रहे हैं पर कवरिंग नहीं है, नेकेड है, नेकेड सीड बेयरिंग। नेकेड सीड बेयरिंग में कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म्स। और अगर मैं कहूं इनक्लोज्ड सीड बेयरिंग, तो कौन कौन आएंगे? एंजियोस्पर्म्स। कौन आएंगे? एंजियोज। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? अब हम क्या करेंगे, एक एक को तरीके से क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर अपन धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें, तो मैं पहली चीज क्या लिख सकती हूं? बताओ मुझे, क्या आएगी पहली चीज? भाई ये जिम्नोस्पर्म किसका पार्ट है? प्लांट का सब क्लासिफिकेशन है ना, किसके अंदर? फेनेरोगेम्स के अंदर। तो डायरेक्ट फेनेरोगेम्स लिख दें तो हम क्या कर सकते हैं? दे आर फेनेरोगैम्स, with naked seeds,
सीड्स। अब दे आर phanerogams with enclosed seeds, with enclosed seeds। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, अगर आपको हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करना है क्लासिफिकेशन का, तो हम प्लांट्स के बारे में भी लिखेंगे और उसके सब क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिखेंगे। ये क्या होंगे बताओ? देखो, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये भी क्या होंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक है। और यूकैरियोटिक, ओके फाइन, यूकैरियोटिक, ठीक है। डिफरेंस वाइज आप तो समझते चलो। और इनका हैबिटेट देखो, अभी भी मैं आपको बोल रही हूं कि प्लांट्स का हैबिटेट एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है, पर जनरली जैसे जैसे आप और ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स पे आओगे तो जनरली क्या होगा? टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है। तो मैं दोनों लिखूंगी, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल, बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स? लिखो स्टूडेंट्स, जितना लिखोगे उतना ज्यादा बायोलॉजी आपको लर्न होगी। टेरेस्ट्रियल, ये मत सोचो एक पॉइंट को मैं भी तो लिख रही हूं बार बार, बोरियत नहीं, जितनी बार रिवाइज करोगे उतने ज्यादा क्लासिफिकेशन के फंडे क्लियर होते जाएंगे। बट मोस्टली क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल, बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल। अब भाई प्लांट्स हैं तो खाना तो खुद ही बनाओगे ना, तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ये भी क्या है? ऑटोट्रॉफिक, ये भी क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक। इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इतने डिफरेंसेस नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करते हैं, चलो अपन इसको तो रब कर देते हैं, पूरे डिफरेंसेस जितने लिखे हैं उतने ठीक है। देखो, अपन ने ये डिफरेंसेस को पढ़ लिया है, अपन ने क्या है, ये डिफरेंसेस को पढ़ लिया है। अपन क्या करेंगे, इसके कंटिन्यूएशन में सारे डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में कहां तक छोड़ा? सारे जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन थे वो अपन ने क्या कर लिए? पढ़ लिए। क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए। राइट डाउन दी हेडिंग। यहां पर आप एक काम करो, पार्टीशन मत करो। पार्टीशन में क्या हो रहा है, आप पूरे नहीं लिख पा रहे हो। जिम्नोस्पर्म्स और थोड़ा सा गैप करके एंजियोस्पर्म, जितना कि अपन कवर अप कर लेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स। अब आप बताओ, एक एक करके पॉइंट बताते चलो इसके सब क्लासिफिकेशन। पहला क्या आएगा? बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसमें भी क्या है? बॉडी इज, चलो थोड़ा सा यहां से लेते हैं कि इसके लिए जगह कम नहीं पड़ जाए, ठीक है। बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड। और बताओ स्टूडेंट्स, और क्या क्या पॉइंट होंगे? वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड, मतलब शानदार लंबे लंबे प्लांट नजर आएंगे, शानदार लंबे लंबे प्लांट्स नजर आएंगे। सो टॉल ट्रीज, और इतनी जल्दी से नहीं उखड़ेंगे, इतनी जल्दी से नहीं उखड़ेंगे। सो
स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इज गुड, स्ट्रेंथ इज गुड। ठीक है, इसमें भी कौन से पॉइंट्स चलेंगे? इनमें तो आप इल डेवलप कुछ लिख ही नहीं सकते, ये तो उल्टा फेनेरोगेम के जिम्नो से भी आगे वाले हैं, एवोल्यूशन में और लास्ट में आ रहे हैं। तो वैस्कुलर टिश्यूज आर वेरी मच डेवलप्ड, ठीक है। सो प्लांट्स आर इनफ टॉल, बहुत टॉल होंगे, लंबे लंबे पेड़ नजर आएंगे आपको, आर इनफ टॉल एंड हैविंग गुड structural strength and having good structural strength। उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया आता है? दे आर सीड बेयरिंग, बट जो सीड प्रोड्यूस होता है वो खुला सीड प्रोड्यूस हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है किसी के अंदर, वो किसी के अंदर क्या हुआ है? बंद नहीं हुआ है। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसी के साथ ही लिख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड, सो सीड bearing but seeds क्या हैं? Seeds are naked, इसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आप ऑर्गन्स को टिश्यूज भी बोल सकते हो क्योंकि ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन ही होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड, सो इसमें एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि आप इससे बाहर नहीं जाएं। सो सीड प्रोड्यूसिंग बट इनक्लोज्ड, अब देखो इनमें ये चूंकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स हैं तो इनमें और भी बहुत ज्यादा चीजें आपको डेवलप्ड मिलेंगी। देखो अगर आप बोलो कि इफ दे आर सीड बियरिंग देन दे शुड प्रोड्यूस फूड्स, यस सीड इज द बिगिनिंग दैट द प्लांट्स आर फ्रूट बियरिंग, जरूरी है हर सीड फ्रूट बनाए? इसमें बना सकता है या इसमें? देखो सीड अगर एक कवरिंग में होगा तो शायद उसको वो प्रोटेक्शन मिलेगी जो एक नेकेड सीड में नहीं होगी। तो अगर आप अपनी मां के अंदर हो एंड द मदर इज प्रोटेक्टिंग यू, देन यू कम्स आउट एज अ फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म। तो उसी तरीके से उसमें सीड्स नेकेड हैं, डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, दे आर नॉट फ्रूट बियरिंग। पर चूंकि इसमें और डेवलपमेंट आया, ये हैविंग अ कवरिंग इंक्लोज सीड, तो डेवलपमेंट और जो क्राइटेरिया थे, कंडीशंस थे, सूटेबल सिचुएशंस थी, वो इसको ज्यादा मिली। तो ये क्या डेवलप हो गया? किसमें डेवलप हो गया है? फ्रूट में डेवलप्ड हो गया। किसमें डेवलप्ड हो गया है? फ्रूट में डेवलप्ड हो गया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फ्रूट नॉट बियरिंग, मतलब खाने पीने से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी। तो फ्रूटलेस प्लांट्स क्या होंगी? फ्रूटलेस प्लांट्स। ये क्या है? इसमें फ्रूट आएगा, फ्रूट बियरिंग मतलब
फ्रूटफुल प्लांट्स, फ्रूटफुल प्लांट। तो ये ज्यादा डेवलप हो गया ना स्टूडेंट्स, हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, अब अगर चूंकि बॉडी हद से ज्यादा वेल डेवलप्ड है एंड यू आर डिस्कसिंग द लास्ट एवोल्यूटरी क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स, तो अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो रूट्स लंबी लंबी होंगी और टाइट एंकरेज करेंगी ग्राउंड को, जिससे कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। इनमें स्टेम की बात करें, देखो स्टेम किसका बना हुआ होता है? हार्ड वुड का, हार्ड लकड़ी का होता है, जिसको आप काट के चीजों को बनाते हो। आप पेड़ की लकड़ी को काट के फर्नीचर्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ठीक है, तो जनरली हमें कह सकते हैं कि इसकी वुड तो सॉफ्ट होती है, इसकी वुड सॉफ्ट होती है और इसकी वुड क्या होती है? हार्ड होती है। इसकी वुड सॉफ्ट होती है और इसकी वुड हार्ड होती है, तो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज हार्ड वुड प्लांट्स। तो सॉफ्ट वुड प्लांट्स, सॉफ्ट वुड प्लांट्स और हार्ड वुड प्लांट्स, हार्ड वुड प्लांट्स। ठीक है, रूट के बारे में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में बात कर ली है, इसके बारे में भी अपन ने स्टेम से रिलेटेड भी कर ली है। स्टेम से भाई रूट के बारे में कर ली, स्टेम के बारे में कर ली, और अब लीव्स के बारे में बताओ। इसकी लीव्स ऐसे पतली, टेपर्ड और नैरो होती है, मतलब अपन ही कह सकते हैं कि लीफ अच्छी खासी होंगी बिकॉज दे आर द बॉडी गुड डिफरेंशिएटेड, पर लीफ क्या होंगी? ऐसे पतली लंबी होंगी, नैरो। इसमें क्या होंगी? ब्रॉड होंगी, ऐसे चौड़ी फैली हुई होंगी। मतलब अगर अपन इसमें बात करें तो लीफ ऐसे लंबी सी होगी, लीफ क्या होगी? ऐसी लंबी सी होगी और इसमें ऐसी ब्रॉड सी होगी। ठीक है, तो ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ और ये नैरो लीफ। तो हम ये कह सकते हैं कि द लीव्स आर, एक लीफ तो नहीं होगी ना, ये तो एक लीफ है, तो लीफ, और ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो लीव्स आर नैरो इन शेप, लीव्स आर नैरो इन शेप। ठीक है, इसमें क्या होंगी स्टूडेंट्स? लीव्स आर ब्रॉड इन शेप, लीव्स आर ब्रॉड इन शेप। ठीक है, देखो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स लंबे लंबे हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स भी क्या है? लंबे लंबे। अब देखो जनरली जिम्नोस्पर्म्स प्लांट सॉरी हमें हिली एरियाज में मिलते हैं। आपने हिली एरियाज में दियोदार का प्लांट, काइकेट पाइन का प्लांट देखा है? उसमें से आप लकड़ी एक्सकेवेट करते हो, वुड को, और फिर अपने जनरली फर्नीचर्स में हेल्प करते हो। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स कहां पाए जाते हैं? पहाड़ी एरिया पे, हिली एरियाज पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जनरली फाउंड इन हिली एरियाज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने लीव्स के बाद आपको क्यों लिखाया हिली एरियाज? ठीक है, देखो हिली एरियाज पे ठंड ज्यादा रहती है, हिली एरियाज पे ठंड ज्यादा रहती है। अगर लीव्स ब्रॉड हो गई तो मान लो बर्फबारी हो गई तो लीव्स पे बर्फ जम जाएगी, और लीफ पे बर्फ जम जाएगी तो वो प्रॉपरली शायद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, उसके स्टोमेटा पोर्स बंद हो जाएंगे। तो पतली लीफ में क्या होगा? बर्फ क्या है? शेड जल्दी हो जाएगी बर्फ। तो ये इनका क्या है? अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एकोमोडेशन है कि मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट करूं कि एकोमोडेट हो जाऊं। अब आपने ये देखा होगा कि लीव्स शेड भी होती है। लीव्स क्या हो जाती है? एक सीजन आता है ना ऑटमन का, मॉनसून सीजन में क्या हो जाता है? लीव्स गिर जाती हैं, पेड़ों पर लीव्स नहीं होती है। इनमें क्या है? लीव्स, ये प्लांट्स क्या होते हैं? एवरग्रीन रहते हैं। ये प्लांट्स क्या है? एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब क्या है? इनकी लीव्स हमेशा प्लांट पे, सदैव प्लांट पे लगी हुई रहती है। इनकी लीव्स ऑटोमन सीजन पे शेड नहीं होती है, जबकि इनकी लीव्स ऑटोमन सीजन पे शेड हो जाती है। ये हमेशा हरे भरे ग्रीन दिखते हैं, इसलिए दे आर ऑलवेज एवरग्रीन। ठीक है, कह सकते हैं लीव्स not get shade
सो क्या है ये? एवरग्रीन प्लांट्स। क्या है ये? एवरग्रीन प्लांट्स। इनके में क्या है? लीव्स गेट शेडेड जनरली किस सीजन पे? ऑटमन सीजन। कौन से सीजन में गिरती है? ऑटमन सीजन। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या है? नॉट एवरग्रीन, नॉट एवरग्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे दियोदार के प्लांट होते हैं बड़े बड़े, आपने सोचा को दियोदार की लकड़ी आ गई है, दियोदार, पाइन्स एंड काइकेट्स यूजेस भी बताऊंगी। दियोदार, पाइन्स एंड काइकेट्स, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे बताओ? इसमें जनरली आपके एंजियोस्पर्म्स में देखो, आपने एप्पल खाया है, जैसे ही आप एप्पल खाते हो उसके बीज बाहर आ जाते हैं बीज बाहर, वो सीड होते हैं। तो सीड किसके अंदर एनवेलप्ड हैं? किसी न किसी चीज के अंदर एनवेलप्ड है ना, और वो एनवेलप चीज के अंदर उन्हें सूटेबल कंडीशन मिली और अपने आसपास उन्होंने फ्रूट को उगा दिया। तो सीड क्या हो गया? इनक्लोज्ड हो गया, अंदर ही दबा रह गया, पर फ्रूट भी उसने बियर कर लिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे एप्पल हो गया, रोज हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया। टोमेटो के भी बीज अंदर ही होंगे, मतलब जनरली जो बीज इनक्लोज्ड होंगे उनमें वो कंडीशंस होंगी दैट दे आर कैपेबल टू बियर फ्रूट। ठीक है, तो हमने इतने सारे डिफरेंसेस को पढ़ा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो ये डिफरेंसेस एक साथ चल रहे हैं, ये डिफरेंसेस एक साथ चल रहे हैं, फिर आपके यहां से डिफरेंसेस आए, लास्ट एग्जाम्पल भी खत्म हो गए, और इसी के साइमल्टेनियसली ये लीफ का डिफरेंस और ये सारे डिफरेंस और एग्जाम्पल फिनिश। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। हमने जो सब क्लासिफिकेशन थे जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैम्स पढ़ लिए। फेनेरोगैम्स में प्रॉपरली जिम्नोस्पर्म, देखो ऐसे पढ़ना ज्यादा आसान है। इफ यू कंपेयर द टू टॉपिक्स यू विल गेट इजीली ग्रेस्प ऑफ द चैप्टर। तो जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? एक तो हम कहेंगे फटाफट इनके यूजेस लिखेंगे। भाई इतनी जो चीजों में आप इनको डेवलप्ड बता रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी ह्यूमंस के भी तो यूज आ रहे हैं। भाई मैं शायद थैलोफाइटा को नहीं यूज कर सकती लेकिन मैं इनको यूज कर सकती हूं, तो इन दोनों का क्या है? प्रॉपर यूजेस पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म्स में भी डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स। और फाइनली हम अपने विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का लास्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा है, इससे ज्यादा वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन है वो प्लांट से भी क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आया? ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? कंटेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। उसमें मोनेरा कर लिया, प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक। फंजाई के पूरे हमने अच्छे से कर लिए थे, देन हम प्लांट्स पे आए थे। प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू बॉडी डिफरेंशिएशन, सीड बियरिंग एंड वेदर द नेकेड और इनक्लोज। उसमें वी हैव कंप्लीटेड थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैम, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।